तो दोस्तों लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको लोग किसी ऐसे काम को करने के लिए मना कर रहे हैं जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो आप उस काम को करते रहिए। लोग तो क्रिटिसाइज करते रहते हैं दोस्तों, लोगों की कभी कभी अनसुनी करनी पड़ती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो दोस्तों आप मेरे साथ परमाणु और अणु पढ़ रहे हो और ये हमारा अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 है। और इसमें हम दोस्तों परमाणु पढ़ चुके हैं और अणु भी पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी सीख लिया है कि रासायनिक जो सूत्र होते हैं वो हम कैसे हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं। और कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि जो सरल और बहुपरमाणुक आयन होते हैं उनमें जो हमारा प्लस चार्ज लगता है, प्लस साइन लगता है या माइनस साइन लगता है, ये आयनों के जो संकेत होते हैं ये हम कल वाली वीडियो में देख चुके हैं। और आज वाली जो हमारी वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि जो सरल यौगिक हैं, ठीक है, यौगिक क्या होता है दोस्तों? तत्वों का मिश्रण। ठीक है, यौगिक पे आप मेरे साथ अलग से एक वीडियो देख चुके हो। तो आज हम यही देख रहे हैं कि जो सरल यौगिक होते हैं उनके जो सूत्र हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, किस अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, उसमें जो आवेश लगता है वो क्या लगता है, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें और दोस्तों बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। दो भिन्न भिन्न तत्वों, यानी अगर हमारे दो अलग अलग एलिमेंट हैं, सपोज़ एक हमारे पास कार्बन है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, दो ये अलग अलग हमारे तत्व हो गए हैं। इन दोनों से जो निर्मित होगा, इन दोनों की अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे तो जो हमारा हमको उत्पाद मिलेगा उस उत्पाद में सरलतम यौगिकों को क्या कहते हैं? द्विअंगी यौगिक कहते हैं। यानी द्विअंगी द्विअंगी का ही अगर हम संधि विच्छेद कर लें तो इसी से हमको पता चलता है कि द्वि प्लस अंग यानी दो अंग हैं इसमें। ठीक है, तो एक इसमें कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसमें द्विअंगी दो इसमें तत्व हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हम निर्मल मतलब निर्मित मतलब सरलतम, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मतलब जिसमें कि सिर्फ दो ही तत्व हों, ठीक है, ज़्यादा अगर हम तत्व रखेंगे तो वो हमारी अलग अभिक्रिया होगी, उसके लिए भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ दो तत्व रखते हैं तो उसको द्विअंगी यौगिक कहते हैं। ठीक है, और द्विअंगी यौगिक के बारे में हम कल वाली वीडियो में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जो हमने सारणी 3.6 ऊपर देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि Na हमको क्या देता है, Na प्लस मिलता है। प्लस मिलता है मतलब यहाँ पे एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे इसके साथ जो दूसरा वाला हमारा अणु आएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने एक दूसरे एलिमेंट के साथ अभिक्रिया की, इसलिए यहाँ पे क्या बना, हमारा द्विअंगी यौगिक बना। ठीक है, आप इनका जो उपयोग है यौगिकों को सूत्रों में लिखने के लिए कर सकते हैं। अगर हमको कोई यौगिक सूत्र के रूप में लिखना है तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? द्विअंगी यौगिक में। ठीक है, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले से संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। तो संघटक तत्व हमारे जो भी हम तत्व डाल रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम इसकी जो संयोजकता होगी, यानी जो इसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको लिखेंगे, और यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है इसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको लिखेंगे। तत्पश्चात यानी उसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको क्रॉस इस टाइप से क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखो HCl का। ठीक है, HCl हमारा क्या होता है? HCl होता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है। ठीक है, इसका जो प्रतीक आप देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो हमको पता है इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है या एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, इसका हमने कल देखा था, इसकी संयोजकता और इसके जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कल भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन में और इसके पास Cl क्लोरीन के पास क्लोराइड, इसकी क्लोरीन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में। ठीक है, अभी हम सिर्फ बाहरी कोश की बात कर रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन
पूरे तत्व में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसकी बात अभी नहीं हो रही है, सिर्फ बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस चीज़ की अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों अगर संयोजकता करेंगे तो ये अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया वो क्लोरीन लेगा, और जो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको हाइड्रोजन को देगा। तो यहाँ पे बराबर हो गया है ना, उसने भी एक उसको दे दिया, उसने भी एक उसको दे दिया, तो यहाँ पे सहसंयोजकता हो गई, यानी दोनों ने बराबर पार्टिसिपेट किया। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं कि हमने H प्लस Cl किया, ठीक है, तो हमको उत्पाद क्या मिला, HCl मिला, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हमको उत्पाद मिला। तो हमने बेसिकली यही देखा कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा थोड़ा चेंज आ जाएगा। वो कैसा आएगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S। अब H2S तो होता है, ये कैसे होता है अब ये हम देखते हैं, ठीक है। तो H के पास हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन एक है, और S के जो बाहरी कोश में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन लेगा, एक लेगा तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तब इसकी बाहरी कोश क्या होगी, पूरी होगी, अष्टक तभी तो पूरा होगा ना। तो यहाँ पे वही करेंगे हम कि अष्टक को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन लेंगे। तो 2 हाइड्रोजन अगर हम ले लें तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, H2S। क्या बन जाएगा, H2S, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें कार्बन टेट्रा, टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, ठीक है, आप इसको ऐसे ही रिलेट कर लें, टेट्रा क्लोराइड का सूत्र। तो आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि कार्बन जो है इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। और क्लोरीन का अभी हमने थोड़ा देर पहले ही देखा था कि इसके बाहरी कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके बाहरी कोश में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे हम कि Cl को हम 4 बार ले लेंगे, यानी Cl4 ले लेंगे, 4 बार Cl को ले लेंगे तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और कार्बन के पास तो हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, कार्बन के पास तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा CCl4, किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसके बाद अगर हम देखें कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन, धनायन मतलब Mg के साथ जो 2+ लगा है उस आयन की अगर हम बात करें, और ये जो Mg के साथ 2+ लगा है या Cl के साथ माइनस लगा है, ये क्या लगा है, ये हम कल वाली वीडियो में सब देख चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है, तभी आपको ये वाली वीडियो ठीक से समझ आएगी। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि ऋणायन यानी ऋणायन क्लोराइड लेते हैं, तत्पश्चात इसके आवेशों का आड़ा तिरछा यानी क्रॉस जो हम कर रहे हैं वो करके सूत्र प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पे खुद भी इसका सूत्र बना सकते हैं, Mg लिख लो, यहाँ पे Cl लिख लो, यहाँ पे इसके पास इसकी संयोजकता हमने यहाँ लिखनी 2 है, और इसको हमको इसकी संयोजकता 1 है, तो यानी क्लोरीन हमारा कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा 2 बार आ जाएगा तो हमारा वो 2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसके बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसको 2 बार आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2+ इधर आएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो Mg के नीचे हमने लिख लिया 2+। और क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास हम पहले भी देख चुके हैं कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोश में फ्री इलेक्ट्रॉन एक होता है, मतलब ये एक ले सकता है, उधार लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये देने वाला है और ये लेने वाला है, तो इस पे ऋण और माइनस और प्लस जो लगा है ये आप खुद ही समझ जाना कि क्यों लगा है, लेने वाला देने वाला, ठीक है। तो MgCl2 अगर हम बनाएं तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम Cl को ही 2 बार लेंगे, अगर हम Mg को 2 बार लें, ठीक है, अगर हम Mg2 अगर ऐसे लिखें तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, हमको सिर्फ उसको बराबर करना है, बैलेंस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो Al 2- और O के पास क्या है, O को 3+, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो
कि जो हमारा Al होता है इसके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ये क्या कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जो हमारा ऑक्सीजन है O, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो अगर हम Al को 2 बार लिख लें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और O को अगर हम 3 बार लिख लें तो O को अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6। हमको सिर्फ अभिक्रिया लिखनी नहीं है, हमको रासायनिक सूत्र लिखना नहीं है, वो हमारे रासायनिक जो सूत्र होगा वो बैलेंस भी होना चाहिए। तो हम उसको बैलेंस ऐसे करेंगे 6-6। ठीक है, एक सेकंड में आपको साफ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा Al और Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैंने 2 Al ले लिए हैं, 2 Al ले लिए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ठीक है, और O के पास कितने, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने क्या किया 3 ऑक्सीजन ले लिए हैं, तो 3 ऑक्सीजन ले लिए, तो मेरे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 इससे लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे माइनस लग जाएगा और Al पे प्लस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लेने वाला है और ये एल्यूमिनियम हमारा क्या है देने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो बहुपरमाणुक आयन हमने कल पढ़े थे, इनसे जो आयन वाले यौगिक जो हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है हमारा सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो Na1+, Na के पास हमारा 1+ होता है चार्ज। ठीक है, यानी ये इसके बाहरी कोश में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और NO3 में पूरा हमारा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर लेगा NaNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी यही होगा। अब यहाँ पे बस बहु लग रखा है। बहु लग रखा है कि मतलब यहाँ पे 2 नहीं, हमारे 2 से ज़्यादा आयन आएंगे, यानी 2 से ज़्यादा तत्व आएंगे, तब यहाँ पे बहु लग गया है। बाकी सब सेम ही है जो हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब ये देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है इस चैप्टर का एक और पार्ट आएगा जिसमें कि हम मोल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। यहाँ पे फिर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो हमने पहले ये देख चुके हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा है उसको हम थोड़ा डीप पढ़ चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो हम विस्तार करते हैं वो किसके लिए भी कर सकते हैं, आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी जो उसका आणविक द्रव्यमान होगा उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होगा, यानी जो भी उसमें जितने भी परमाणु होंगे उसके द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, इसको अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। आपको ये थ्योरी पढ़ के लग नहीं रहा होगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार यह अणु वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसके परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिट द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको क्या करते हैं हम कि जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको हम यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पे यू लिखा देखोगे तो वहाँ पे आप समझ जाना कि वो क्या है, हमारा परमाणु द्रव्यमान इकाई है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हमको H2O यानी पानी दे रखा है कि सापेक्ष आणविक द्रव्यमान परिकलित करना है। तो इसका अगर हम आणविक द्रव्यमान परिकलित करें तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है 1U। अब किसका परमाणुविक द्रव्यमान कितना है ये इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, या आपने कल वाली या इससे पिछले वाली जब आपने मेरे साथ परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था वहाँ पे भी आप मेरे साथ देख चुके हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है 1U होता है। तो ये देखिए मैं आपको पिछले वाले पार्ट में लेके आ गया हूँ जिसमें कि हमने ये देखा था कुछ परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, कुछ तत्वों का क्या देखा था हमने परमाणु द्रव्यमान देखा था, जिसमें कि हमने ये देखा था हाइड्रोजन का कितना है 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का हमने 40। यानी ये मुख्य मुख्य हैं, इसलिए बस यहाँ पे बुक में इन्हीं को दे रखा है। और इन हमको जो नीड होगी वो सिर्फ इन्हीं की होगी इस वाले चैप्टर में। ठीक है, और भी जितने सारे तत्व होते हैं सबके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो उसका भी आपको मैं बता दूंगा कि किसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है।
तो मेन आप इसको नोट रखो कि किसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे इनका कितना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में मेनली यही पूछेगा अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का कितना है, 1 यूनिट है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना यूनिट है, 16 यूनिट है, ठीक है। अतः जब जल जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन एवं एक अणु ऑक्सीजन होते हैं, इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, दो हमारे पास क्या है H, और H का कितना है परमाणु द्रव्यमान 1 है, प्लस इसमें क्या करेंगे, एक है क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, इसको गुणा करेंगे, कितना है इसका परमाणु द्रव्यमान 16, ठीक है। तो आपको बस सिर्फ सिंपल सी ये चीज़ याद रखनी है कि हमने क्या किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, दो हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसको एक से यानी उसके परमाणु द्रव्यमान से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो उसका परमाणु द्रव्यमान 1 था तो हमने इसको 1 से गुणा कर लिया, और इसके बाद जो ऑक्सीजन है इसको हमने, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है तो 1 लिख दिया और इसको उसके परमाणु द्रव्यमान से गुणा कर दिया। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना था, 16 था, ठीक है। तो 16 से गुणा कर दिया, तो 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 18 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे HNO3 के साथ भी है, ठीक है। इसमें भी हमारा हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन का 1 गुणा 1, और हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले हमको नाइट्रोजन का भी दे रखा है, नाइट्रोजन का क्या कितना है हमारे पास 14 है, प्लस 14 कर लेंगे, गुणा 1 करके, उसने उतना ही आना है तो इसलिए मैं प्लस 14 कर लेता हूँ, और प्लस हमने हाइड्रोजन का देख लिया, सॉरी ऑक्सीजन का देख लिया कि उसका कितना है 16 है, ठीक है। तो 16 गुणा 3 होगा, क्यों, क्योंकि O की हमारे पास 3 एलिमेंट है इसलिए ये गुणा 3 होगा। तो यहाँ पे जोड़ के कितना आ जाएगा, 63 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें 2-3 बार, अगर आपको नहीं आता है तो मेरे को बताएं, लेकिन आप बेस तो इसका समझ गए कि कैसे होता है, बस यही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे करते हैं दोस्तों वीडियो को समाप्त, और अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, और आवोगाद्रो संख्या पढ़ेंगे हम। इसके साथ हम मोल, आवोगाद्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच का संबंध भी देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कल की वीडियो में मोल संकल्पना, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।